राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरे देश में मतदान आज। राजधानी देहरादून की विधानसभा में वोटिंग, सभी विधायक विधानसभा में मौजूद। तेरह से 15 अगस्त तक देश के हर घर में लहराएगा तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद। सावन का पहला सोमवार आज सुबह से ही मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार के कनखल में उमड़ा भक्तों का हुजूम। कर्णप्रयाग में भारी बारिश बनी आफत, कई सड़कें और मार्ग हुए बंद। जन सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क बनाने का खुद उठाया बीड़ा। और रामनगर में नहीं थम रहा आदमखोर बाघ का आतंक। चलती बाइक में सफर कर रहे मुसाफिर पर आदमखोर बाघ ने किया हमला। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होनी है। वोटिंग जारी है। उत्तराखंड विधानसभा में आपको बता दें वोटिंग हो रही है। सभी बीजेपी विधायक इस दौरान मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विधानसभा पहुंच गए हैं। तो 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। और कल बीजेपी कार्यालय में मॉक ड्रिल भी हुई थी। वोटिंग को लेकर विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया था। बीजेपी के आपको बता दें 47, 2 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक वोट डालेंगे। अभी कांग्रेस का एक भी विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, 10 बजे की टाइमिंग थी, 10 बज चुके हैं, 10:30 का समय हो गया है। किस किस ने वोट डाल दिए हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर, और 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने अपना वोट डाला है। और अभी कुछ देर पहले तक कांग्रेस का कोई भी यहां पर विधायक मौजूद नहीं था, लेकिन अभी 3 से 4 विधायक अभी जस्ट पहुंचे हैं विधानसभा। उन्होंने भी अपना मत का इस्तेमाल यहां पर कर दिया है। और जितने भी सांसद हैं, तमाम सांसद दिल्ली में अपना वोट डालेंगे, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, वो तमाम लोग दिल्ली में अपना वोट डालेंगे। तो अभी जो वोटों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ जो मंत्री हैं, कुछ मंत्री अपना वोट डाल चुके हैं, यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं। जैसे अगर रेखा आर्य की मैं बात करूं, रेखा आर्य ने अपना वोट डाल दिया, वो यहाँ वोट देकर वो चली गई हैं। उनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के यहाँ पर मदन कौशिक अपना वोट डाल चुके हैं, वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो जो विधायक आ रहे हैं, विधायक अपना वोट डाल रहे हैं, उसके बाद यहां से निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने अपना वोट नहीं डाला है। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में अपना वोट यहां पर डालने जा रहे हैं। कैलाश, गाइडलाइंस की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ गाइडलाइंस हैं चुनाव को लेकर, और मतपेटी को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो स्ट्रांग रूम है यहाँ पर बनाया गया है विधानसभा में, 321 नंबर कमरा है जिसको यहाँ पर आरक्षित रखा गया है वोटिंग के लिए। और 321 नंबर में यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है, सिर्फ उन लोगों की एंट्री है जो लोग यहाँ पर वोट करेंगे, यानी जो विधायक हैं, विधायक ही वहाँ पर जा सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो विधानसभा सचिव है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी निगरानी में ये चुनाव हो रहा है। और जो बाहर जो भी मीडिया कर्मी है, तमाम मीडिया कर्मियों को बाहर यहाँ पर रखा गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं यहाँ पर दी गई है। तो जो भी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर वोटिंग हो रही है, उस प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर विधायक आ रहे हैं, तमाम विधायकों को पूरा समय यहाँ पर दिया जा रहा है कि वो वोट करें, आराम से वोट करें, ताकि किसी का भी वोट यहाँ पर खराब ना हो। जी बिल्कुल। जो 2 निर्दलीय विधायक हैं कैलाश, वो पहुंच चुके हैं या फिर अभी नहीं पहुंचे हैं वोट डालने के लिए? दोनों निर्दलीय विधायक जो हैं वो खानपुर से उमेश जय कुमार हैं और यमुनोत्री से संजय डोभाल हैं, विधायक हैं, दोनों ही पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो 2 यहाँ पर जो बसपा के जो विधायक थे, वो बसपा के विधायक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर पहले जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी बात हो चुकी है दोनों ही विधायकों से, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में ये चारों लोग मौजूद थे, तो आज भी सबसे पहले उनसे ही यहाँ पर बातचीत की गई थी। और आश्वासन उन लोगों द्वारा दिया गया है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही वो लोग वोट करेंगे। तो वो लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल कर दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो सत्ता पक्ष में बीजेपी है। आपने हाल ही में जिक्र किया कि कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, हालांकि 1-2 विधायक अभी पहुंचे भी हैं। तो क्या कारण इसका माना जाए कि वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से सत्ता है बीजेपी की, तो जाहिर तौर पर बीजेपी द्वारा ये निर्देशित तमाम विधायकों को किया गया था कि समय से वो पहुंच जाएं, क्योंकि ये राष्ट्रपति पद को लेकर ये चुनाव है। और 10 बजे के पहले से ही यहाँ पर विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। और मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री भी 10:15 बजे के लगभग विधानसभा पहुंच चुके थे। जो अध्यक्ष थे मदन कौशिक, सबसे पहले मदन कौशिक यहाँ पर देखे जा रहे थे, सुबह ही यहाँ पर वो समय से पहले यहाँ पर पहुंच गए थे। और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो खासतौर पर जो विधायक हैं, उनका सिलसिला यहाँ पर देर से शुरू हुआ यहाँ पर लगना। अभी चंद मिनटों पहले ही यहाँ पर विधायक यहाँ पर आए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक एक साथ लगभग यहाँ पर देखे जा रहे थे, उसी तर्ज पर यह उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन विपक्ष का यहाँ पर एक एक करके आना तो साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर वो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। क्योंकि हालांकि कल जो प्रभारी कल उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विधायक मंडल दल की बैठक की थी कांग्रेस की, और साफ तौर पर यह बताया भी गया था कि किस तरीके से वोटिंग उनको करनी है, किस तरीके से उनको जो उनके समर्थित उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनको वोट देना है। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया तो लग रहा है कि यहाँ पर आश्वस्त तो नहीं है। हालांकि ये अंदर ही खाने कांग्रेस के लोग बेहतर जानते होंगे कि कितना आश्वस्त वो हैं, लेकिन एक एक करके आना यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो खाना पूर्ति है वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल कैलाश, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हमने देखा था उत्तराखंड पहुंची भी थी और उन्होंने समर्थन की भी अपील की थी, तो क्या लग रहा है विपक्ष के तौर पर समर्थन मिल सकता है? देखिए, आज सत्ता पक्ष के लोगों ने आज भी अपील की है, मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि अंतरात्मा की आवाज को सुने और जो द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग से वो आती हैं, तो उनको यहाँ पर वोट दे। अब हालांकि ये डिपेंड करता है विपक्ष पर कि क्या वो वोट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा की बात यहाँ पर बीजेपी के नेताओं द्वारा और खुद मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है, उसको कितना फॉलो करते हैं ये अब विपक्ष की रणनीति पर तय करता है। लेकिन विपक्ष की जहां तक बात की जाए, रणनीति वो अपनी बना चुके हैं कि जो उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्हीं को वो वोट देंगे। लेकिन अब क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती है इसकी जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, जब तमाम पूरी वोटिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि कितने वोट गलत हुए हैं, कितने कितने विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई। हालांकि क्रॉस वोटिंग की कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन फिर भी जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद ही मालूम चल पाएगा। बिल्कुल, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कैलाश। 21 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब ये पता चल पाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान में जन सहभागिता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर लोगों और विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना है। ये जन जन का कार्यक्रम है, इसके लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना है। हर घर तिरंगा अभियान की भावना को ग्राम स्तर तक ले जाना है। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अभियान की तैयारी पूरी गंभीरता और सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां एम्स ऋषिकेश की नवनियुक्त निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से देहरादून स्थित उनके शासकीय आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने एम्स ऋषिकेश में निदेशक पद का पदभार ग्रहण करने पर डॉक्टर मीनू सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने निदेशक से एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं संबंधित गतिविधियों पर बातचीत की। निदेशक ने एम्स ऋषिकेश में वर्तमान में विश्व स्तरीय सुविधाओं, हाईटेक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बारे में जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में पहाड़ से उपचार कराने के लिए पहुंचे मरीजों को त्वरित गति से चिकित्सीय लाभ दिया जाना आवश्यक है। साथ ही आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो, ये सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि निदेशक के पद पर रहकर डॉक्टर मीनू सिंह एम्स ऋषिकेश की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी।
कावड़ यात्रा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के आला अफसर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में जिला अधिकारी का कार्यभार संभालने के साथ ही नवनियुक्त डीएम सोनिका दूसरे दिन कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने नगर निगम सभागार में ऋषिकेश क्षेत्र में जोन और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर इंतजामों का फीडबैक लिया और 2 दिन के भीतर सभी इंतजामों को मुकम्मल करने के निर्देश भी दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारियों को समन्वय के साथ कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। मैंने पूरा विजिट किया जितना भी हमारा कावड़ का क्षेत्र पड़ता है देहरादून एरिया में, और उसके चलते फिर जो पार्किंग्स हमने रखी है उनको देखा मैंने, जो हमारे हेल्थ के पोस्ट लगे हैं उनको देखा। कुछ जो इंस्ट्रक्शंस थे कि साइनेजेस लग जाएं और जो हेल्थ की यूनिट्स लगी हैं वहाँ पे भी थोड़ी और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं, उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और होपफुली वो इम्प्रूव हो जाएंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर एनएचआई के अधिकारियों द्वारा संकल्प लेकर आजादी के अमृत महोत्सव पर 1 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आचार्य बालकृष्ण ने आजादी का अमृत महोत्सव उन्होंने कहा कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर एनएचआई द्वारा 1 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को गति देने की शुरुआत की जा रही है। उसी कड़ी में वृक्षारोपण किया गया है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उत्तराखंड का लोक प्रमुख हरेला पर्व पूरे उत्तराखंड में मनाया गया। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व हरियाली बंगले का पर्व है। वृक्षारोपण कर हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। एनएचआई ने एक संकल्प लिया कि आज के दिन लगभग पूरे देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण के लिए, ये एक प्रसन्नता की बात है कि एनएचआई का एक संकल्प है कि पूरा देश के अंदर जो हरियाली है, वनस्पति वृक्ष वो पूरे लगाए जाएं। तो उसकी शुरुआत यहाँ इस टोल प्लाजा से हमने इस एरिया का प्रारंभ कर दिया। और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि कल अपना हरेला का पर्व भी था, ये समय है, आवश्यकता है कि हम हरियाली को बढ़ाएं, वनस्पतियों को बढ़ाएं, वृक्षों को बढ़ाएं, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है महामारी की तरह से वो है प्रदूषण। प्रदूषण को रोकने का एकमात्र साधन है वह है पर्यावरण की रक्षा। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है इस वर्ष को, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं। इस संज्ञान में पूरे भारत वर्ष में आज एनएचआई के द्वारा लगभग 1 करोड़ प्लांट आज के दिन कराए जा रहे हैं, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड होगा। तो उसके संदर्भ में बहादुराबाद टोल प्लाजा पे रुड़की के ऑफिस एनएचआई के द्वारा यहाँ पे प्लांटेशन कराया गया, और रुड़की में आज की डेट में लगभग अराउंड 3000 प्लांटेशन हमारी तरफ से कराए जाते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद हरिद्वार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर की पौड़ी, चंडी देवी, मनसा देवी सहित रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता चेकिंग अभियान चला रहा है। सूत्रों के अनुसार आईबी ने कावड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों से खतरे का अंदेशा जताया था। हालांकि एसएसपी का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। इस बार कावड़ियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं शुरुआती दौर में लाखों की संख्या में कावड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं प्रवेश द्वार, नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार मार्ग तक पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही मंगलौर नेशनल हाईवे और कस्बे में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। रश रहता था और प्लस अब हाईवे बन गया, तो उसी हिसाब से जो है पॉइंट्स को रिवाइज किया गया है और फोर्स की डिमांड की गई है और अकॉर्डिंगली फोर्स को डिप्लॉय किया गया है।
इसी के साथ आज जो है कस्बा मंगलौर में संवेदनशील इलाकों में प्लस कस्बे की निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, छतों पे भी निगरानी रखी जा रही है, कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। साथ ही यातायात व्यवस्था और कावड़ियों की संख्या पर भी निगरानी रखी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चौकी कुमालडा क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक खाई में गिर गया, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से युवक को लगभग 60 मीटर गहरी खाई से रेस्क्यू किया, जिसके बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने समय रहते युवक की जान बचा ली। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चंपावत में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोहाघाट के एसडीएम रिंकू विश ने सभी विभागों के अधिकारियों की आपात बैठक ली। एसडीएम ने बताया कि सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नदी और गदेरों के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया गया है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने अपना चंपावत दौरा भी निरस्त कर दिया। शासन द्वारा रेड अलर्ट की संभावना को देखते हुए समस्त जो हमारे रोड से संबंधित विभाग हैं, फॉरेस्ट विभाग, बीडीओ, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और एफजीआई वगैरह को एक संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है अलर्ट मोशन में रहेंगे और अगर कोई आपदा आती है तो ये मिशन मोड में काम करेंगे, आपसी समन्वय से काम करेंगे और अगर कहीं मलबा आया हुआ है, कोई रोड पेड़ खतरनाक स्थिति में है या अन्य कहीं पर जो कोई गाढ़ गदेरों के आसपास मकान बने हुए हैं जिनको कि विस्थापित किया जाना आवश्यक है, तो इस संबंध में अपना होमवर्क कर ले और सभी कर्मचारी अधिकारी अपना फोन ओपन भी रखेंगे। पूर्व सावधानी बरतने हेतु एक चेतावनी निर्गत की जाएगी कि बारिश के मौसम में जंगल में ना जाए, नदी नालों के किनारे ना जाए। देहरादून में जैन समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के कर्मयोगी समर्पण सागर महाराज ने यहां पहुंचकर भक्तों को आशीर्वाद दिया और लोगों से शांति और सौहार्द बनाने की अपील की। सभी को यही संदेश है कि जियो और जीने दो, सभी जीव परस्पर में जीवों के प्रति मैत्री के भाव रखें और अहिंसा धर्म का सभी लोग पालन करें, क्योंकि देश में जितना हिंसा और पशु हत्या आदि हो रही है, इसका निवारण अहिंसा धर्म से ही संभव है। इसलिए सभी लोग अहिंसा धर्म का पालन करें। ये वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में अनेकों वर्षों से बहुत काल से होता आ रहा है और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि देहरादून में 105 क्षुल्लक रत्न समर्पण सागर जी महाराज का चतुर्मास हमें मिला। आज ये बड़ी भव्यता के साथ इसके कलश की स्थापना हो रही है और महाराज जी 4 महीने तक यहीं प्रवास करेंगे। इनके सानिध्य में हम धर्म की प्रभावना बनेगी। हमारा दक्षिण धर्म जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके बाद अनंत चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं, वो भी हम महाराज जी के श्री चरणों के प्रताप से ही हम उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। हमारा तो यही कहना है कि इस तरह का चतुर्मास सभी जगह हो और धर्म परंपरा निरंतर चलती रहे, जिससे जीवों में अहिंसा और इस तरह की कोई हिंसा की प्रवृत्ति ना प्रवर्तित हो और जैन धर्म की जो मूल भावना है जियो और जीने दो, उसको हम पूरी तरह प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और संतों के चरणों में रहकर हम और मूल नायक श्री महावीर भगवान के चरणों में रहकर हम धर्म की प्रभावना करते रहें, यही हमारा कहना है। लोहाघाट में आए दिन स्कूल के आसपास मनचलों के द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला जीजीआईसी बालिका विद्या मंदिर के सामने आया है, जहां स्कूलों के पास छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने निजात दिलाने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक चंपावत से मुलाकात कर लोहाघाट थाने के एसओ को आदेशित करवाएंगे कि स्कूल टाइम और छुट्टी के वक्त पुलिसकर्मियों को स्कूल के पास तैनात किया जाए। मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो स्थानीय थाने है उसमें थाना अध्यक्ष हैं उनको निर्देशित करें कि वो जब स्कूल चल रहा है विभिन्न समयों पर आकर के इस चीज़ को सुनिश्चित करें, जिससे कि जो अराजक तत्व हैं वो हतोत्साहित हों और उनको रोकने के लिए जो थाना अध्यक्ष है उनको एसपी साहब के माध्यम से निर्देशित कराएंगे।
हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र की रतमऊ नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन के साथ आसपास के क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में की गई। जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि खनन माफिया नदियों में अवैध खनन कर सामग्री को स्टोर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। संबंधितों से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पतंजलि के सामने कुछ नई कॉलोनियां कट रही हैं, वहां पे भरान हो रहा है मिट्टी का अवैध। इसके संबंध में जब सूचना मिली है हमें, उसमें प्रशासन की तरफ से हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध है, हमारी टीम उपलब्ध है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने यहाँ अवैध भरान हो रहे मिट्टी के, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन पे अवैध परिवहन के साथ अवैध भंडारण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गदरपुर का ग्राम पिपलिया नंबर 1 डायरिया की चपेट में है। इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। सभी बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। डिप्टी सीएमओ तपन शर्मा के मुताबिक गांव में बीमार चल रहे 29 लोगों की जांच की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे उपजिला अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। जो लोग ज्यादा बीमार हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा रहा है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये हमारे गांव में जो आज कम से कम नहीं तो 30 पेशेंट आज डायरिया से जूझ रहे हैं, इसकी मुख्य कारण है हमारे महतोश मोड़। जैसे खुलेआम मीट मछली बेचना, इसके ऊपर मक्खी भिनकना और गंदगी, जितनी सुअर के मीट खुलेआम ऐसे बेच रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कीड़े मकोड़े रहते। तो हम चाहते प्रशासन से कि इसकी तरफ पूरी से ध्यान दिया जाए, तो ताकि आगे ये कोई दिक्कत ना आए। मृत्यु का संज्ञान नहीं आया है। हाँ, आउटब्रेक हुआ है डायरिया का पिपलिया नंबर 1 गांव में, जिसमें मॉर्निंग में जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची दो व्यक्ति एडमिट हुए थे। एक मेडिसिटी में केशव मंडल एंड जेएलएन में हुई थी एक महिला 50 वर्षीय जिन्हें डायबिटिक हैं। उन्होंने जरूर हिस्ट्री दी कि उन्होंने बासी खाना खाया था। तुरंत ही हमारे डॉक्टर बलवीर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे अपनी टीम के साथ, एएनएम के साथ, आशाओं के साथ, और तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आने पता चला कि धीरे धीरे ये बढ़ा है। शायद कुछ पानी की समस्या यहाँ पर रही है, जल स्तर को लेकर या जल संस्थान को लेकर। पिपलिया नंबर 1 में डिसेंट्री से कुछ लोग पीड़ित हैं। तो तत्काल जैसे सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम, राजस्व की टीम और जल संस्थान की टीम आने वाली है। तो यहाँ जो फर्स्ट एड दिया गया और कुछ लोगों को जो हॉस्पिटलाइज होने लायक थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC भेजा गया है। और यहाँ टीम जो है हमारी लगातार आती रहेगी ताकि अन्य कोई व्यक्ति इससे प्रभावित न हो। उत्तराखंड के देहरादून में यमुनोत्री मार्ग पर पिछले महीने भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए स्थानीय विधायक दुर्गेश लाल ने मुख्यमंत्री धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था और पत्र में मार्ग के चौड़ीकरण करने का आग्रह किया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं इस मार्ग को देहरादून उत्तरकाशी तक ऑल वेदर रोड में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बाद पुरोला विधायक ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया है। चारधाम यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए जाते हैं, एक बड़ी संकरी घाटी है। तो अगर वो लोग जो है यहाँ से ये जो ऑल वेदर रोड में जो सम्मिलित हुआ, विकास नगर से सांकरी तक जो ऑल वेदर रोड में सम्मिलित करने का काम किया, इससे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्षेत्र में एक नई उमंग आएगी और इस पत्र, जब से ये पत्र मिला, पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।